सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं रोहित फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म करवा दिया। इसका इंट्रोडक्शन, इसके 4 अलग अलग सेक्शंस, किसको बोलते हैं, कब एक दिन के समय में कौन कौन से स्लाइड को कौन कौन से टेंस में रख सकते हो, एंड ऑल दैट, जो भी इससे रिलेटेड होता है। तो आज हम लोग फिर से एक थॉरो एनालिसिस करने के लिए एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है पास्ट टेंस। दिस इज अगेन नॉट एन इजी कप टू ड्रिंक। इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर टेंस पूरे ग्रामर का सबसे बेंचमार्क चैप्टर है तो उस चैप्टर का सबसे बेंचमार्क टॉपिक है पास्ट टेंस। आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, चाहे वॉइस पढ़ोगे चाहे नरेशन पढ़ोगे, इन दोनों चैप्टर में पास्ट टेंस का एक अलग लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन दैट केस आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं हरी में नहीं हूं, चाहे जितने वीडियोस बनाने पड़े मैं एक एक टॉपिक को पर्टिकुलरली समझाऊंगा, ताकि अगर थॉरो एनालिसिस करने के बाद आपको ये फील ना हो कि मेरा क्वेश्चन ना बन रहा हो, तो फिर क्या फायदा पढ़ने से। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से फ्रैक्शंस में ही पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करते हुए। तो इसी वास्ते मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शंस में एक एक टेंस को लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, कोई हिकअप्स क्रिएट ना हो कि सर एक ही बार पूरा टेंस पढ़ना पड़ रहा है। नो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक एक पार्टिकल्स को दिखा रहा हूं, टेंस को। जैसे पास्ट के भी 4 बनेंगे, 4 4 8, और एक चैप्टर हम लोग ले लेंगे फ्यूचर का, तो वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। तो कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊं, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं वहां पे आप अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। अगला टेंस जो है हमारा, दैट इज पास्ट टेंस। और हियर इट इज हमारा टॉपिक, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। टाइटल पे जैसे लिख रहा है आप सभी का, क्या है ये, पास्ट टेंस, और बीच में लिखा होगा सिंपल पास्ट टेंस। इसका अर्थ ये है कि सिंपल पास्ट को ही आपको अभी सबसे ज्यादा सीरियसली पढ़ना है। इस चीज को, चाहे जितने भी इसके अंदर रूल्स है, सिंगल रूल नहीं है कि बेटा जिस वाक्य के अंत में था थे थी रहे। तो ये बड़ा ही आइडियोलॉजिकली नॉस्टैल्जिया होता है ना ये उस समय का, कि बचपन में जब ट्रांसलेशन सीखते थे, हमारे टीचर हमको सिखाते थे, बेटा जिस वाक्य के अंत में था थे थी लगा रहे, ये वो रिकॉग्नाइज करने वाला वर्ड कम, और वो डांस का ज़्यादा रिदम जो होता है वो ज़्यादा लग रहा है, था थे थी। तो अगर नहीं पढ़ोगे तो ये भी आपको था थे थी ही करवाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, लेकिन मैं था थे थी से नहीं दिखाने वाला, क्योंकि कभी कभी आपको ये जो आपका पास्ट सिंपल है, ये बिना था थी का ही सेंस क्रिएट करेगा, कभी बिना था थी का ही यूज होगा। तो फिर कैसे उसको याद करोगे। अब एक दो बार और मैं था थी बोलूं तो मेरा जो ये जीव है वो था थी हो जाएगा, आई मीन अंदर चला जाएगा। चलिए आगाज करते हैं बाबू। क्या क्या रूल्स है इसके अंदर, हर एक बात का चर्चा करेंगे विशेष तरीके से, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो चलो, इसमें जितना भी लिखा है अभी आप खुद से कोशिश नहीं करना पढ़ने का। मेरा लेक्चर पहले सुन लेना कि सर क्या बोल रहे हैं, उसी पॉइंट से इसको फिर सोचने की कोशिश करना। अलग अलग कुछ कुछ बातें लिखी गई है, आपको एक एक करके मैं समझाता हूं कि आखिर बच्चे ये है क्या और कैसे इसके बारे में आपको और भी जानकारी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। अगर कोई बातें समझ में नहीं आती तो मैं हमेशा बोलता हूं, ऑल्दो दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड, बट मैं हमेशा बोलता हूं कमेंट में वो पॉइंट जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करता हूं पर्सनली उस कमेंट को रिप्लाई करने का। ओके, कंसर्न को कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। आप लोग नहीं लिखते हो, मुझे लगता है भाई इतना विद्वान कहाँ आ गए, कोई नहीं लिख रहा है भाई, मतलब सबको समझ में आ रहा है। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इसको क्या बोलते हैं, या फिर पास्ट सिंपल टेंस, जिस तरीके से बोलो बच्चे दोनों तरीके से सही है। मैं इसको सिंपल पास्ट बोलता हूं, आप इसको पास्ट सिंपल बोल लो, दोनों जो है वो सिमिलर होता है, कोई बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, आइए दिखाता हूं। एन एक्शन विच फिनिश्ड इन पास्ट, हर वो घटना जो पास्ट में खत्म हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। याद रखना, एक्शन आज खत्म नहीं होना चाहिए, आज के पहले खत्म होना चाहिए। चलो आगे बढ़ूं, जरा बता दूं, आज के दिन में अगर कोई एक्शन खत्म हो जाता है, जैसे सुबह हम 1 क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास ले चुके हैं, 3 क्लास ले चुके हैं, सारा एक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आज के दिन पे अगर कोई काम खत्म हो रहा हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे, तो सर उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आज के दिन में कोई काम खत्म हो रहा है तो, लेकिन आज के पहले अगर कोई काम खत्म हुआ है तो उसको बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आ गया।
जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा था, आधा घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट हमारा खत्म हो चुका है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। लेकिन यही जो मैं कल वीडियो बना रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर, वो एक्शन तो खत्म हो चुका है। तो अगर कोई काम आज के पहले खत्म हो चुका है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा सर, बाकी पास्ट के भी तो 4 हिस्से हैं, फिर उसको कैसे समझेंगे हम लोग, वो भी तो काम खत्म कर चुका है। तो थोड़ा समय देते हैं, एक ही बार नहीं। आप लोग का मन होता है सर ऐसे समेट ले और ऐसे एक बार पी जाए, पूरा टेंस खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चन ना बने, फिर सर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा कि चारों टेंस तो पास्ट में ही है, लेकिन सबका जो सेक्शन है वो अलग अलग है, सबका टाइमिंग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। ओके बाबू, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका डेफिनेशन कि एन एक्शन विच फिनिश्ड इन पास्ट, जो घटना पास्ट के किसी क्षण पे खत्म हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। एन एक्शन विच फिनिश्ड डे बिफोर टुडे मीन्स डे बिफोर या बिफोर ऐसे करके लिखा हुआ बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस पे कि आज के पहले, बिफोर टुडे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, तो सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, पुराने वाले, उनको लग रहा होगा कि सर आपने जब असर्टिव बोला, असर्टिव इन द पॉजिटिव आपके भाषा में, तो यहां पर आपने V2 यूज करा, लेकिन जैसे ही आप नीचे आ गए यहां पर आपने V1 यूज कर दिया, तो फिर आखिर ये V2 V1 बन कैसे रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो बाबू पुराने वीडियोस को देखो, मैंने बताया है कि डू डज डिड इनके बाद बच्चे हमेशा V1 लगता है, डू डज डिड के बाद हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। अब V1 लग जाने से क्या सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाता है, आंसर नो, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक V2 है, V2 को शो कर रहा है, पास्ट एक्शन शो कर रहा है, तो V1 अब यहाँ पे वर्ब नहीं है, V1 एक बेस वर्ब है जो सिर्फ एक्शन को दिखाने के लिए आ रहा है, वो समय नहीं दिखा रहा है। डू डज डिड के बाद जो वर्ब आता है वो समय नहीं दिखाता, समय डू डज डिड ही दिखाते हैं। ओके बाबू, बस सिमिलरली उसी का इंटरोगेटिव्स बना दिया मैंने। तो स्ट्रक्चर ये रहा, कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा कि जो एक्शन V2 में लिखा रहे उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल, बात समान है कि जो काम V2 पे लिखा रहे वो पास्ट सिंपल होता है। ओके, आई गेस लेक्चर समझ में आ गया होगी लेक्चर क्या है। अब नीचे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जो काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो आज के दिन के पहले खत्म हो चुका है उसको पास्ट सिंपल ही बोलेंगे। जैसे बच्चे, दे न्यू अबाउट द मर्डर, उन लोग जानते, अब मैं हिंदी बोलने निकलूंगा तो मुझे था बोलना अजीब लगता है, वो जानते थे किसके बारे में, मर्डर के बारे में। न्यू यहाँ पे V2 लगा हुआ है, जिसके कारण आपको ये समझने में आसानी होगा बच्चे कि V2 का मतलब होता है पास्ट सिंपल, एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, प्रीवियस, आज के दिन के पहले ही खत्म हो चुका है। ही एट ऑल द एप्पल्स, अ पर्सन हुज नेम इज ही, वो खत्म कर चुका है काम को, क्या काम था भाई, खाने का। एट कौन सा वर्ब है बच्चे, एट V2 है, मतलब एक्शन खत्म हो जाना चाहिए। तीसरा है माय फादर केम, फिर से यहाँ पे V2 है, तो इसका मतलब है एक्शन खत्म हो चुका है, जो पिताजी वो आए, केम हियर यस्टरडे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एक नेगेटिव वर्ड यहाँ में लिखा है, दे डिड नॉट नो, देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने नेगेटिव बना के दिखाया है 4 में, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता बच्चे तो क्या लगाना पड़ता, डू डज डिड नहीं, सॉरी डिड लगाना पड़ता, तो डिड के साथ आपको हमेशा V1 यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे न्यू था, यहाँ पे मैंने नो कर दिया, दे डिड नॉट नो अबाउट द मर्डर। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक्शन अगर खत्म हो चुका है आज के पहले, तो सिंपली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पास्ट सिंपल टेंस बोलेंगे या सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। तो डेफिनेशन इसके लिए, लेकिन क्या इतना समझने से बन जाता है, एग्जाम लिखने जाओगे स्कोर नहीं बनेगा, फिर बोलेंगे यार सर ने क्या पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने भी एग्जाम लिखा और आई नो कि किस टाइप का प्रॉब्लम्स यू विल फेस इन योर एग्जाम्स। सो आई हैंडल एवरीथिंग, कि उस प्रेशर को क्या होता है, एवरीथिंग मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इसका फ्रैक्शन रूल्स,
जिसमें आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन से वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, बड़ा अमेजिंग पॉइंट्स है। जैसे मैंने जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था तो 4 रूल्स में पढ़ाया था। सिमिलरली अभी पढ़ाऊंगा सिंपल पास्ट टेंस, तो इसका भी लगभग 3 से 4 रूल मैं बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए बाबू आइए स्टार्ट करते हैं। देखो इतना एनालिसिस तो आपके बुक्स में भी नहीं दे रखा है, जितने बुक्स है ना मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, किसी से पढ़ लो, इतना एनालिसिस किसी में नहीं। क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन सब तरीके से देते हैं और एक एक लाइन का डेफिनेशन देख के छोड़ देता है। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, थोरो एनालिसिस के लिए आपको समझना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन देखो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं सर, और मैं कैसे पहचानूंगा, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है। चलिए ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट, पास्ट सिंपल का पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वर्ड्स दैट शो पास्ट एक्शन, वो सारे शब्द जो दिखाते हैं, जो शो करते हैं, क्या दिखाते हैं, पास्ट एक्शन को, पास्ट की घटना को जो दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ड्स दैट शो व्हाट, क्या दिखाते हैं वो, पास्ट एक्शंस। अब क्वेश्चंस को अगर मैं दूं और पूछूं कि बेटा इसमें भेटू यूज करना चाहोगे क्या, तो सबसे पहला आर्गुमेंट आपका आएगा, नहीं सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग, मेरा टंग, मेरा दिल, गुर्दा, फेफड़ा कहीं सूट नहीं कर रहा है। अगर मेरे गुर्दे फेफड़े को ग्रामर वो जो जेन्युइन वाला है वो मैं समझने बैठा हूं तो हमारी खुद की एक एंशंट बन जाएगी बच्चे। तो आप अपना सेटिस्फिकेशन थोड़ा देर के लिए हटा दो, ग्रामर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, आइए इसके लिए बताता हूं, एकदम एक एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय कम है। बैंक एग्जाम में तो भाई समय बिल्कुल ही नहीं मिलता, एसएससी में 4 सेक्शन, इसलिए समय बैंक से भी कम मिलता है। हम लोग सोचे सर 1 घंटा, भाई 100 क्वेश्चन भी तो है, ऐसे नहीं देखते आप लोग। बस करना क्या बच्चे, यहां जो मैंने लिखा है, ये जो शब्द आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, बस इतना याद रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, याद रखना क्या बोल रहा हूं, कि अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स, अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स में से कोई एक वहां पे अवेलेबल हो, में से कोई एक वर्ड भी अगर अवेलेबल हो, तो सिंपली वी शुड अप्लाई पास्ट सिंपल टेंस। Whenever a sentence has these type of words, we simply apply subject plus V2, because all the given sentences, all the given words will belong to past simple. As simple as that. मतलब दिए गए सारे शब्द सिर्फ और सिर्फ V2 में ही यूज होंगे। जितने भी शब्द है सभी का यूज किस में करोगे, पास्ट सिंपल में ही यूज करोगे। जितने भी शब्द है पास्ट सिंपल में ही यूज करोगे। बात समझ में आया बच्चे, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस V2। क्या हो जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट प्लस V2। इसके साथ अब एक काम करते हैं सर, क्यों ना कुछ एग्जांपल्स के साथ मुझे बताइए कि ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं इनमें मैं V2 कैसे यूज करूंगा। तो चलो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, एक क्वेश्चन के, अच्छा नीचे कुछ और भी है। इन प्लस सेंचुरी के नीचे स्टार लगा हुआ है, ये अलग स्टार है, ये उधर लाइनें वाला स्टार नहीं है, ये इन प्लस सेंचुरी वाला स्टार है। इन हो गया 1857, इन हो गया 1994। तो मतलब क्या हुआ कि इन प्लस सेंचुरी रहा, फिर भी V2 यूज करोगे, और बाकी दिए गए शब्द जैसे यस्टरडे हो गया, अगो हो गया, डे बिफोर टुडे हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट मॉर्निंग हो गया, इन प्लस सेंचुरी हो गया, इन सारे शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V2 ही देखना है आपको। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होता है ना, ज़्यादा तेज इंसान बहुत दिक्कत में फंस जाता है कभी कभी। थोड़ा थोड़ा एक कहावत हमारे यहाँ की, बन के रहो पगला काम करेगा अगला। तो आप पगला बन के ही रहो, थोड़ा सा जितना रिलैक्स प्रिटेंड करोगे आई नो नथिंग बट यू नो एवरीथिंग, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ओके, तो इसके साथ V2 यूज करना, ज़्यादा टफ काम नहीं है, बस आसान काम है, शब्द को याद करना है, फिर पूरा सेंटेंस का एरर छाटने से बच जाओगे। चलिए बच्चे एक काम करते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ। वी हैव 4 क्वेश्चंस, एक बार आप ही लोग देख लो पूरा, फिर मैं इसके आंसर को बताता हूँ। एक बार पूरा आप लोग देखो। चलो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अब मैं इसका आंसर बताता हूं बच्चे कि इसका आंसर क्या होता है। देखो ध्यान से देखना कि दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। देखो बाबू, अभी मैंने पीछे क्या लिखा था कि दिए गए जो शब्द होते हैं उन सारे शब्दों के साथ आपको हमेशा क्या यूज करना चाहिए, उन सारे शब्दों के साथ हमेशा आपको यूज करना चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2। दिए गए सारे शब्दों के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 ही यूज करना चाहिए। आप सभी को ये बात याद रखना है।
ओके तो देखो बच्चे यहाँ पे जो सही आंसर होगा कुछ इस हिसाब से होगा कि यहाँ पे देखो सब लगा हुआ यस्टरडे, और सर ने बोला था यस्टरडे के साथ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V2 यूज होता है। दे कंप्लीटेड शुड बी द राइट आंसर, दे कंप्लीटेड शुड बी द राइट आंसर, दे कंप्लीटेड शुड बी द राइट आंसर। उसके बाद एक वर्ड है पम्मी हैज़ विजिटेड शिमला इन 1994। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि इन प्लस सेंचुरी रहे, अगर इन प्लस सेंचुरी है तो मार्क माय वर्ड कि इन प्लस सेंचुरी देखते ही सबसे पहले मैं V2 याद करूंगा। सबसे पहले मैं क्या याद करूंगा? V2 याद करूंगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा पम्मी विजिटेड। क्या हो जाएगा? पम्मी विजिटेड हो जाएगा, हैज़ यहाँ से हट जाएगा। पम्मी विजिटेड शिमला, पम्मी विजिटेड शिमला इन 1994। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब उसके बाद एक वर्ड है आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 10 years अगो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 10 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट देयर इज सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। डू यू नो वेयर इट इज? कहाँ पे इसका मिस्टेक्स है? आइए मैं बताता हूँ। तो बाबू आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 10 years अगो इन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ अगो, यहाँ पे क्या लगा हुआ अगो। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा कि आई कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा? आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। दिस इज द आंसर। बिकॉज यहां से हैज हैव इसलिए मैं हटा रहा हूं क्योंकि शब्द मिल रहे हैं वो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया था कि दिए गए शब्दों के साथ हमेशा आपको जो यूज करना चाहिए बाबू वो हमेशा आपका सिर्फ एक ही वर्ब आएगा, दैट इज V2। कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं रखना है। बी स्मार्ट। मैं बहुत बड़ा लेक्चर से नहीं समझा रहा हूं, मैं सिंपल लाइन में बता रहा हूं कि दिए गए शब्दों के साथ V2 यूज कर दो। आप समझो, बाकी वो समझ लेगा एग्जाम वाला कि यहाँ पे क्यों इसने V2 किया है। ठीक है। पुलिस हैड कॉट राहुल लास्ट नाइट। सर यहाँ हैड V2 तो यूज, ये पास्ट टेंस तो यूज किया है, तो हैड के साथ नहीं जा सकते क्या? आंसर ये भी गलत हो जाएगा, ये मैंने जानबूझ के दिया है। देखो क्यों, यहाँ पे सोचोगे सर ये तो हैड भी तो पास्ट टेंस होता है, तो फिर क्या गड़बड़ है? बच्चे यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ लास्ट नाइट। क्या लगा हुआ? लास्ट नाइट। और लास्ट नाइट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आप हमेशा V2 यूज करना। तो सही आंसर हो जाएगा पुलिस कैच का काउट ही होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, पुलिस काउट। तो ये सही आंसर हो जाएगा। मतलब दिए गए शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ V2 यूज करोगे। गॉट माय पॉइंट? मैं हट जाता हूँ एक बार, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसका अच्छे से एनालिसिस करके लिख लेना आप लोग। ओके, सभी में V2 लगेगा। वो सारे वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने लिख रखा था। ओके गाइस, चलिए तो ये रहा आपका रूल नंबर 1 रिलेटेड टू पास्ट सिंपल टेंस। सर खत्म हो गया? नहीं बच्चे, अभी और भी रूल्स है, ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही मेजर कंसेप्ट यहाँ से जनरेट हो सकता है। बाबू ये देखो, ये जो वर्ड है यहाँ पे कुछ ऐसी बातें सीखने वालों की हो सकता है आपका दिमाग के नसें फट जाए, हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता है आपके दिमाग से ये सारी बातें उड़ जाए। लेकिन बाबू याद रखना, जो बातें बता रहा हूं इसको दिमाग में हमेशा से रखना है। आपको लगता है ना V2 का मतलब पास्ट टेंस होता है, था, थे, थी से। मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा रूल बताऊंगा जो प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। अब आप इस चीज को लेकर ना कॉन्ट्राडिक्ट, मेरे ऊपर हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हो कि सर ये क्या बोल रहे हो V2 प्रेजेंट टेंस में। यस बच्चे, इसका यूज हम लोग कुछ ऐसे लहजे होते हैं, लहजा मतलब स्लैंग, कुछ ऐसे स्लैंग होते हैं जिसका यूज प्रेजेंट टेंस में होता है विद द हेल्प ऑफ V2। तो इसलिए बोलता हूं जब भी कुछ नया सीखो, वो 3 इडियट मूवी में डायलॉग था ना, जब भी कुछ नया सीखो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा लो, मजा आता है देखने में। देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए हुए हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ फ्रेज, दीज आर फ्रेजेस। फ्रेज या हाँ फ्रेज बोल सकते हो या फिर क्लाउज बोल सकते हो, इसको क्लाउज भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ्रेज और क्लाउज अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट मत करना, मैंने बता दिया फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। जाके ग्रामर के लिस्ट में सबसे पहला वीडियो देखना, मैंने सेंटेंस के टाइप्स में आपको बता रखा है फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, फ्रेज थोड़ा सा अलग हो जाता है क्लाउज से, लेकिन ये दोनों के काम करते हैं। ये जो जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, सर इतना से बाहर हो सकता है क्या? भाई बाहर होना हो होने दो,
मैं एक वर्ड बताऊंगा, बस उसको फॉलो कर लो, मात्र एक वर्ड, एक लाइन, इट इज टाइम। ये जो पहला लाइन दिख रहा है इट इज टाइम, आप सिर्फ इसको याद कर लो। whenever we see it is time, after that we should play subject plus v2, as simple as that। क्या बोला मैंने? इट इज टाइम जहां पर भी दिखे सब्जेक्ट प्लस v2 उसके बाद होना ही चाहिए। हिंदी क्या होता है तो बताऊंगा भी, जैसे नीचे लिखा हुआ भाई, इन सारे शब्दों का मतलब होता है शुड, मतलब होता है, लिखना नहीं है, इनका मीनिंग है ये। इनका क्या है ये मीनिंग है। इनका क्या है ये मीनिंग है कि ये तीनों शब्दों का मीनिंग होता है शुड। ये तीन नहीं, एक्चुअली ये जितने भी फ्रेज दिखाई दे रहे हैं इन सारे फ्रेजेस का मतलब होता है शुड। अब रूल ये बोलता है बच्चे कि जब कभी भी ये वर्ड दिखाई दे इनके बाद सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस v2 लगा देना। इनके बाद सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस v2 ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का वर्ड नहीं होगा, बस सब्जेक्ट प्लस v2, दिस इज कंपल्सन। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं एक सेंटेंस से बता देता हूं। जैसे मैंने बोला, ये हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे सपोज क्या हुआ कि आप कुछ काम कर रहे हो, फिर हम लोग कहीं पे जाने वाले तो क्या बोलते हैं कि जाने का समय हो गया है, अब हम लोग को जाना चाहिए। 10 बज गया है, अब हम लोग को खाना खा लेना चाहिए। 11 बज गया है, अब हम लोग को सो लेना चाहिए। तो ये जो चाहिए वाला वर्ड दिखाते हो ना बच्चे, वो यही मतलब है, इसी का मतलब होता है शुड। तो आइए अब इसका सेंटेंस बना के दिखाता हूं कि कैसे। जैसे मैंने बोला इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम वी शुड स्लिप, वी शुड स्लिप, वी शुड स्लिप। देखो तो बोलने में कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई अंग्रेज इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं? आप भी तो खुद को वही समझते हो ना, इंग्लिश बोलने लग जाते हो तो कि भाई मैं, मेरे से बढ़िया फिर कोई नहीं। ये मैंने यहाँ लिख दिया, क्या मैंने सही लिखा है? आंसर गलत है। आप समझ गए, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि स्पोकन कम्युनिकेशन ये ग्रामर के जो वो होता है ना एरर, उससे अलग है। किसी को समझाना, उसमें ग्रामर गलत भी हो तो समझ जाता है, लेकिन इसमें ग्रामर गलत है, कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया। इसका मतलब है कि अब राइट मतलब सही समय हो गया है, वी शुड स्लीप, अब हम लोग को सोना चाहिए। ये मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं। जब कोई चीजें देरी हो जाती, कोई एक्शन निर्धारित समय से बाद में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं कि ये हो गया, ये कर लेना चाहिए। तो ऐसे समय में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस v2 यूज करना है। अब हिंदी निकालोगे था थे थी तो हो गया, फिर नहीं यूज करना है हिंदी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी ट्रांसलेशंस बचपन में सीखते थे हिंदी में अवॉइड करो। वी आर इन कॉम्पिटिशन एरा हियर, आप सारी चीज़ें इंग्लिश में डिस्कस किया करो। हिंदी सीखने के लिए इंग्लिश का यूज़ नहीं करते, तो इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी क्यों ट्रांसलेशन सीखेंगे? नहीं बनते। तो यहाँ पे जो एरर होगा सर बता दीजिए। बेटा शुड नहीं होगा, सिर्फ स्लेप्ट होगा। इट इज़ राइट टाइम विच स्लेप्ट। अब आपके जुबान में वो हाजमा खराब हो जाएगा, सर ये क्या बता रहे हो? बच्चे यही सही लैंग्वेज है। आपके लैंग्वेज में ऊपर वाला समझाने के लिए है, लेकिन ग्रामेटिकली सही लाइन ये है, इट इज राइट टाइम वी स्लेप्ट, इट इज राइट टाइम वी स्लेप्ट, दिस इज द आंसर। तो जब कभी भी आपके पास इट इज टाइम दिखे, इट इज राइट टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ऑपर्च्यून टाइम, अगर ऐसा कोई वर्ड दिख जाए तो इन सारे शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस v2 ही यूज करोगे। सर फिर हमारे हाजमे का क्या? तो हाजमा खाओ, हाजमा सुधार लेना, इसका कोई उपाय नहीं है। इसमें तो आपको रट लेना पड़ेगा कि इन सारे शब्दों के साथ सब्जेक्ट प्लस v2 यूज करना है। गया दिमाग में? बोलो हाँ, गया कि नहीं गया? चला गया ना? याद रखना, इतना सारा चीज बताने के बाद भी कुछ ऐसा फील होगा कि सर इनकम्प्लीट है, तो टेंशन ना लेना। क्वेश्चंस आते आते सारा कुछ मैं बता दूंगा, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ कुछ लेक्चर में अगर ड्रॉप हो जाता है तो मैं उसको क्वेश्चंस में ऐड कर देता हूँ। फिलहाल मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ छोड़ा है। चल तो अब चलते हैं एमसीक्यू पे। सर इसके एमसीक्यू से बता दीजिए। आजा बच्चे, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे, एक बार आप लोग देखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। चलो बताओ, देखो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, इट इज अबाउट टाइम यू शुड गो टू बेड। तो अभी मैंने बताया कि जैसे ही टाइम वाला वर्ड आ जाए इसका आंसर शुड नहीं होगा, क्योंकि शुड तो इसका मतलब ही है ना, इसका मतलब ही शुड है। कैसे लिख सकते हैं? सुपरफ्लूअस हो जाएगा ना, उसका मतलब वही है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, यहाँ पे हो जाएगा यू वेंट। क्या हो जाएगा बच्चे? यू वेंट।
क्या हो जाएगा, यू वेंट, क्योंकि इसका मतलब ही शुड है। अब हिंदी इसका कुछ इस तरह होगा कि अब अबाउट टर्न लगभग समय हो गया, हम लोग को सोना चाहिए या सो लेना चाहिए था। अगर हिंदी निकालोगे तो ऐसे निकालना कि अब उचित समय हो गया, हम लोग को सो लेना चाहिए था। इसका हिंदी ऐसे होगा, लेकिन बोलना अजीब सा लग रहा है, इंग्लिश में ही बोलो भाई, सबसे बढ़िया। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मुझे कहीं पे भी दिखा, इस क्वेश्चन को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, एक बार देखो आप लोग। लेट मी ड्रिंक। क्या है क्वेश्चन कि इट इज राइट टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। इट इज राइट टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। तो इसका जो आंसर है बाबू कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। देखो यहाँ पे इट इज राइट टाइम, अब द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो जाएगा तो शुड कैसे लगेगा, यहाँ पे ये भी नहीं लगेगा। आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट, GOVT, टुक। टेक का B2 क्या होता है, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, तो सही आंसर हो जाएगा टुक। इट इज राइट टाइम द गवर्नमेंट टुक सम स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर, हार्ड, स्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इट इज ऑपरच्यून टाइम राहुल शुड मैरी। अब ये सही समय हो गया है, राहुल को शादी कर लेना चाहिए। तो राहुल बंदे जितने भी लोग हैं सुन लीजिएगा, शादी कर लेना चाहिए, सही समय हो गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चे इस प्रकार से हो जाएगा, शुड हटा दूं, यहाँ पे मैरिड हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम। अच्छा हाई टाइम क्या होता है, मतलब हाई इन लव, हाई इन ड्रिंक, मतलब वो मग्न हो जाना, वो सही समय आ जाना। तो वो पम्मी गोस गलत है बाबू, ये तो हो जाएगा पम्मी वेंट, पम्मी वेंट, दिस इज द आंसर, पम्मी वेंट। इट इज हाई टाइम पम्मी वेंट टू पार्लर, तो यहाँ पे गोस खत्म हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आए। वो जितने फ्रेजेस मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, सारे फ्रेजेस के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करना, और सारे फ्रेजेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ शुड होता है। तो ये दो बातें समझ में आ गया। और अगर हाँ तो आइए एक और बेहतरीन पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हमेशा से फ्लोट करते हैं, और वो क्या है यह भी आपको पता चल जाएगा। चलिए बंदे तीसरे रूल्स की ओर चलते हैं। ये है वन ऑफ द फाइनेस्ट रूल इन इंग्लिश लिटरेचर। लोग इसको अलग पढ़ाते हैं, मैं भी अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन बंदे जो इसका रूल है वो जहां पे फिट बैठता है मैंने वहां बैठा दिया है। अलग से इसका एक वीडियो बना के दे दूंगा विथ मोर एग्जांपल्स। हालांकि जब MCQ कराऊंगा उस समय इसका क्वेश्चंस भी होगा। फिलहाल अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर और इसके कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके लेके आया हूं, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ समझ में आ जाए। एरर्स भी बताना सिखाऊंगा व्हेन वी प्रैक्टिस MCQs, ओके। तो अभी हम लोगों ने एक ऑलरेडी पढ़ लिया है, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल, उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इमेजिनेशन। कुछ याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था फ्यूचर इमेजिनेशन, और मैंने एक सेंटेंस में बोला था बड़ा फनी सा कि जब तक मेरा ससुर नहीं मरेगा मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गागे ये दिख रहा है, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं सेंटेंस को। अनफुलफिल्ड डिजायर्ड बोलते हैं इसको, अनफुलफिल्ड डिजायर्ड, या फिर इसको कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोल सकते हो। डिफरेंट इसके नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। तो एक तो मैंने पढ़ा दिया, लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा जब तीनों पढ़ा दूंगा। अभी बारी है प्रेजेंट इमेजिनेशन की, अभी बारी है प्रेजेंट इमेजिनेशन की। तो फ्यूचर इमेजिनेशन हो गया है, अब बारी है प्रेजेंट इमेजिनेशन की। फिर एक बचेगा पास्ट इमेजिनेशन, जो हम लोग कल करेंगे। देखो बच्चे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान से सुनना। याद रखना, इमेजिनेशन कभी सिंगल लाइन में नहीं हो सकता। कल्पना करने के लिए आपके पास कल्पना और उसका रिजल्ट दोनों होना चाहिए। कल्पना इन द सेंस इमेजिनेशन, नॉट अ गर्ल। तो कल्पना मतलब आप इमेजिन जब कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए कि अगर ये होता तो ये हो जाता, ऐसे करते वैसे करते। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगाज करते हैं बाबू, क्या है इसके अंदर, सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और मैंने स्पेशली यहाँ पे वर्क का मेंशन क्यों किया है ये भी बताऊंगा। देखो रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हो ग्रामर की खूबसूरती। पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल, पढ़ना पड़ा फ्यूचर इमेजिनेशन। पढ़ रहे पास्ट सिंपल और पढ़ना पड़ रहा प्रेजेंट इमेजिनेशन। बस यही और कुछ नहीं है। तो चीजें अगर आप अपने दिमाग से लगाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना बाबू। भले ये नाम प्रेजेंट इमेजिनेशन है, स्ट्रक्चर इसका V2 लगता है, इसलिए मैंने बोला ना कुछ चीजें प्रेजेंट में भी यूज होती है V2। मैं प्रेजेंट में इमेजिन कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ V2 का, सोच रहे हो। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो मैंने बोला एक और सेंटेंस होगा, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर यहाँ V2 वहाँ V1 क्यों, तो बच्चा ये है मॉडल वर्ब,
और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या यूज़ करते हैं, भी1 का यूज़ करते हैं। ये तो लेक्चर में मैंने कई बार लेक्चर रिपीट करा है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा भी1 का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात उठती है, सर स्ट्रक्चर तो मैंने देख लिया, आपने स्पेशल वर्ड का मेंशन क्यों किया? क्योंकि भी2 तो बहुत सारे होते हैं भाई, दुनिया में सारे भी2 होते होंगे सारे वर्ड्स के भी2 होंगे, सारे एक्शन वर्ड्स के। लेकिन जिस समय मुझे बी फॉर्म्स लेने की जरूरत पड़ेगी, यू नो बी फॉर्म्स में क्या क्या होते हैं, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है। बी फॉर्म्स की जब लेने की बारी आएगी बाबू, उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ वर लेना है। और याद करो, जब मैं ग्रामर स्टार्ट करा था मैंने बोला था आई के साथ वर ही लगेगा, वर भी लगता है, ही के साथ वॉज नहीं लगता, वर लगता है। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर लगेगा तो लगेगा। याद रहे, सिर्फ वर, नथिंग एल्स। बी फॉर्म्स के अंदर 5 भाई में सिर्फ एक भाई काम का है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है इफ आई वॉज अ बर्ड, बचपन में पढ़ते थे ना, नॉस्टैल्जिया हो जाएगा जैसा मैं सेंटेंस बोलूंगा, रिपीट करना। यस सर, सुना है मैंने कि अगर मैं पक्षी होता, सुने हो? ट्रांसलेशन में अगर ये लाइन आपने नहीं सुना है तो फिर आपका बचपन ग्रामर के साथ नहीं बीता है, फिर आप हाई जंप मार के पहुंचे हो यहाँ तक। भाई ये लाइन सुन के तो मुझे अपना बचपन के वो दिन याद आ जाते कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, दैट्स वाई इसे नॉस्टैल्जिया है, ये सारे नॉस्टैल्जिक स्टेटमेंट है ये सब। तो वही है, अगर मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। तो आइए इस सेंटेंस को अब ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। बच्चे देखो, इफ आई वॉज अ बर्ड, इफ आई वॉज अ बर्ड, अगर ये सेंटेंस यहीं तक रहता तब तो मैं कुछ बातें नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में आप यहाँ पे कुछ भी बोल देते तो सही हो जाता। लेकिन सेंटेंस में इमेजिनेशन करने के लिए मुझे 2 लाइन चाहिए, मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया था। तो सेकेंड लाइन मुझे बता रहा है कि सेंटेंस इमेजिन है, और अगर पहला हाफ होता तो पता ही नहीं चलता इमेजिन कर रहे कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो है ही नहीं। तो अगर मेरे पास अब दोनों है, हालांकि जब भी आएगा 100% चांस है कि दोनों ही आता है, एक नहीं आता। तो यहाँ पे वॉज नहीं होकर के सही आंसर हो जाएगा इफ आई वर अ, क्या होता, बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता, उड़ता, आई वुड फ्लाई। ये मेरा सही सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नाउ टाइम फॉर अगला क्वेश्चन। अच्छा, टाइम फॉर अगला क्वेश्चन, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिस हो गया ना, समझ लेना। देखो, अब इसी क्वेश्चन को एक और बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन, अच्छा पहले सारा बता दो क्या, लिख लो। अच्छा, सारा बताना नहीं है, लिखा हुआ है। इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार, कि अगर मेरे पास कार होता, आई वुड गो टू दिल्ली, तो मैं कहाँ जाता, दिल्ली जाता। सर कार होता तो दिल्ली क्यों जाते, कहीं और जाते? मैं दिल्ली जाऊंगा भाई, आप लोग अपना जगह चेंज कर लेना। तो अगर मेरे पास, देखो हैड क्या है, भी2 है, हैड क्या है, भी2 है। इफ आई हैड अ कार आई वुड गो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी2। एरर कैसे आता है, दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन अभी आपको सिर्फ इसके रूल्स को समझना है, बाकी मैं बताऊंगा। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड विजिट योर हाउस, तब मैं क्या करता, तुम्हारे घर आता। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से आपको पैरेलली चीजों को समझ के चलना है। एक और सेंटेंस समझाता हूं, एरर अभी नहीं समझा रहा हूं, एरर बताऊंगा बच्चे। हम लोग बोलते ना कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो ये काम नहीं करता। आइए इस लाइन का ट्रांसलेट करते हैं। इफ अच्छा मैं नहीं, अगर वह मीन्स कुछ ही को लेकर के बनाता हूं, आई तो मैंने लिख रखा है, कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेता हूं। अगर वह ये होता, कुछ ऐसे लिखता हूं मैं, हिंदी बड़ा ही प्यारा भाषा है, मेरे से नहीं होता है। इफ ही वॉज यू, अगर वह तुम होता, हाँ, इफ ही वॉज यू ही वुड नॉट किल हर। यहां पे बोला है इफ ही वॉज यू, अगर वह तुम होता तो वह उसको नहीं मारता। इफ ही वॉज यू ही वुड नॉट किल हर, वह उसको नहीं मारता। किसको, हर को, हर को लड़की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो एरर होना चाहिए था, देखो आपको लग रहा होगा सेंटेंस सही, लेकिन क्योंकि देखो ही के साथ सर ने वर्ड्स लगाया बिल्कुल सही, लेकिन बच्चे इमेजिनेशन है ना, इफ से पता चल रहा है इमेजिनेशन है, एक और सेंटेंस है इससे पता चल रहा है इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे वर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा वर। इफ ही वर यू। अब अगर किसी इनकम्प्लीट माइंड वाले इंसान को बोलोगे कि इफ ही वर होता है, तो वो बोलेगा कौन से मास्टर से इंग्लिश पढ़ रहे हो, जरा मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ। सो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लेवल वाले इंसान से बात करना, और कोई ऐसा इंसान मिलता है तो उसको पैकेट से 50 रुपया दे देना, बोलना भैया हमको, भैया नहीं चाचा हमको पढ़ने नहीं आता है, छोड़ दो, ठीक है चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ही वर यू ही वुड नॉट किल हर। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि मैंने क्या बताया कि जब कभी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो इस तरीके से, तो आपको सिर्फ भी टू यूज करना है और वर का यूज करना है। सर एरर नहीं बताया, एरर अभी नहीं बता सकता मैं, अभी 2 हुए, जिस समय तीसरा पढ़ा दूंगा, कल मैं इसका तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, तो उस वक्त बताऊंगा कि इसका जो एरर्स है वो किस तरीके के आते हैं। कल का क्लास मिस मत करना, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट के अंदर भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरे साइड से पास्ट सिंपल टेंस। आई होप आपने एंजॉय किया। नोट्स बनाते चलना, क्वेश्चंस बताऊंगा, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 1-2-4 क्लास के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन जय हिंद।